हाँ भाई, तो यहाँ कंप्लीट होता है गुणसूत्र की संरचना। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब हम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपके किसके बारे में, स्पेशल क्रोमोसोम्स के बारे में। विशिष्ट गुणसूत्र। ठीक है, जनरली अगर आप लोगों के में क्वेश्चन आएगा इस पर, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है बताइए। दूसरा, जाइंट क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तीसरा, विशिष्ट गुणसूत्र क्या है। ठीक, चौथा, लैम्ब्रश गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन घुमाकर भी आ जाते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर आप लोगों से डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाएगा, जाइंट क्रोमोसोम बताइए। ठीक है ना, और जाइंट को जनरली जाइंट ही लिखा आता है, लाइक दिस। ठीक है, वृहद गुणसूत्र कभी कभी आता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो क्लास यहाँ पर अब जो बात करनी है हमें वो है जाइंट क्रोमोसोम्स के बारे में। क्या होते हैं वृहद गुणसूत्र। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने गुणसूत्र के बारे में लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, तो हर एक गुणसूत्र का एक पर्टिकुलर आकार होता है ना। जैसे हम लोगों ने बात भी की थी, तो शेप, साइज, सब चीज बात की थी, तो हर किसी का अलग था। लेकिन जनरली जब हम लोग बात करते हैं मानवों की, ठीक है, तो मानवों में क्रोमोसोम का साइज कितना होता था, हार्डली 4 to 6 म्यू। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें आपके जाइंट क्रोमोसोम की, वृहद गुणसूत्र की, तो वृहद गुणसूत्र का आकार बहुत 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 ज्यादा होता है। जैसे ये आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्स 800 म्यू तक, या किसी किसी में इससे भी ज्यादा होता है। 800 तो आपको लैम्ब्रश में ही देखने को मिल जाएगा। लैम्ब्रश गुणसूत्र जो होता है कितना होता है, 700 से 800 म्यू तक का होता है उसका। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जाइंट मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है, अब हम लोगों में ऐसे 4 से 6, तो 4 से 6 के आगे 800 तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो गुणसूत्रों का आकार जब बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जाइंट क्रोमोसोम, वृहद गुणसूत्र। समझ में आया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले पॉलीटीन क्रोमोसोम ठीक है, आप इन्हें हिंदी में लिखिए लार ग्रंथि क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे इन्हें हम, लार ग्रंथि क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखिए पहली बात, जाइंट क्रोमोसोम में अगर हमें स्टडी करनी है तो दो ही तरह गुणसूत्र आएंगे, एक तो पॉलीटीन क्रोमोसोम, या पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, मतलब लार ग्रंथि गुणसूत्र। ठीक है, दूसरा होता है लैम्ब्रश। दो ही गुणसूत्र आते हैं जाइंट क्रोमोसोम के अंतर्गत। ठीक है, पहला है आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। अगर हमें सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का अध्ययन करना है, तब हमें अध्ययन किसमें करना पड़ेगा, आपके
डिप्टेरियन इंसेक्ट्स में इसका हिंदी रूपांतरण करती हूँ, चिंता ना करें आप इसे। पहले मुझे ये बताओ, इंसेक्ट समझते हैं आप? कीट, कीट है ना। हम किसी भी जंतु को कीट में क्यों रख देते हैं? चलो और छोटा आसान कर देती हूँ सवाल। हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट बुक अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन हो चुका है हम लोगों का। इंसेक्टा किस में आता है? ऑर्थ्रोपोडा में। वेरी नाइस, गुड। अब मुझे ये बताएं, ऑर्थ्रोपोडा के सभी सदस्यों को आप इंसेक्टा में रख देते हैं क्या? नहीं, क्यों? कौन सी खास बात होती है भाई? की कैरेक्टर तो जहां तक मुझे याद है मैंने लगभग सबके बताए हैं, जिसमें 8 उपांग मौजूद होते हैं। क्या? एग्जैक्टली, ये होता है की कैरेक्टर इंसेक्टा का। मैंने शायद तब भी बताया था कि इसमें इंसेक्टा को, ऑर्थ्रोपोड में बहुत सारे जंतु आते हैं, ठीक है। आप लोग क्रैब देखते हो, केकड़ा, आप उसको तो उठा के नहीं रख सकते हो उसमें, कीटों में, कीट में तो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रखते हो? कीटों की खासियत होती है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ी टांगे उपस्थित होती हैं बस। जिनमें 3 जोड़ी से ज्यादा या कम उपस्थित हो वो इंसेक्टा में नहीं आएंगे। इंसेक्टा में सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ी टांगों वाले ही आ सकते हैं। आप चाहे मच्छर, मक्खी, कोई भी उठा लीजिए, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, कुछ भी, अगर वो कीट है तो उसमें 3 जोड़ी ही टांगे उपस्थित होंगी, ठीक है। ये इसका की कैरेक्टर होता है। बाकी के आप बाकी के उसमें वर्ग में रखते हैं, जैसे क्रैब जो है, केकड़ा जो है, क्रस्टेशिया में चला जाता है आपका, ठीक है। लिमुलस आपका क्रस्टेशिया में चला जाता है, ठीक है। तो वो सब लेपस वगैरह सब क्रस्टेशियन के हैं। लेकिन हम लोग जब क्लास बात करें यहाँ तो हुई इंसेक्टा से रिलेटेड बात, ठीक है। अब मेरा सवाल है डिप्टेरियन। डिप्टेरियन को हिंदी में भी हम डिप्टेरियन ही लिखते हैं। ये मैंने आप लोगों को जब क्लासिफिकेशन बताया था तब भी कराया था, बताया। ऐसे कौन से कीट हैं जो डिप्टेरियन में आते हैं या उनको हम डिप्टेरियन बोलते हैं? तो डिप्टेरिया होता है एक्चुअली, जो वर्ग है, जो गढ़ है इसका, सॉरी, वो क्या है? डिप्टेरिया है। डिप्टेरियन तो हम कीट को बोलेंगे, ये डिप्टेरियन है। अंतर है दोनों में, बताएं डिप्टेरिया का वो क्लैपिंग। सीरियसली गाइस, सीरियसली। चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, डिप्टेरियन। चलो समझना। अब यहां पर डाई, डाई मतलब 2, ठीक। मैं हमेशा जब भी आप लोगों को बताती हूँ इसी तरीके से बताती हूँ, जिससे आप लोग उसको थोड़ा सा याद रख सको। इसी तरीके से बताती हूँ हर शब्द को, फिर भी याद नहीं आता। टेरा, टेरा होता है पी साइलेंट है इसमें, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नहीं, साइलेंट है ये, टेरा, ठीक है। तो टेरा मतलब होता है पंख। ऐसे कीट जिनमें सिर्फ 2 ही पंख उपस्थित होते हैं वो आते हैं आपके डिप्टेरा में, ठीक है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। हिंदी में ड्रोसोफिला को फल मक्खी बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को फल मक्खी के साथ साथ ड्रोसोफिला भी याद करना पड़ेगा। ये पूछा जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में है, प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है, ड्रोसोफिला के बारे में। तो ड्रोसोफिला क्या होता है? फल मक्खी होता है, पहली बात। तो वो डिप्टेरियन है। डिप्टेरियन क्यों है? आप लोग जनरली मच्छर मक्खी पढ़ते हैं तो उनमें क्या 2 ही पंख उपस्थित होते हैं? उनमें 2 जोड़ी होते हैं, ठीक है। उनमें 2 जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। लेकिन डिप्टेरियन में ऐसे कीट आएंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पंख उपस्थित होंगे, ठीक है। तो अगर आपको पॉलिटीन की वो पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो आपको डिप्टेरियन इंसेक्ट के ही लार ग्रंथि जो होती है उसमें अध्ययन करना है। लेकिन ये जो आपके क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ और सिर्फ डिप्टेरियन में ही नहीं, और भी जो इंसेक्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और भी जो कीट होते हैं, मच्छर, मक्खी, सैंड फ्लाई,
ये फल मक्खी तो बताई दी अभी, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई, ये सब में आप उनकी सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि का अध्ययन करेंगे तब आप इजीली इनका अध्ययन कर सकते हो, पॉलीटीन क्रोमोसोम का। ठीक है, आगे चले अब हम, चलो देखिए क्लास, यहां पर अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलीटीन मतलब सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, लार ग्रंथि गुणसूत्र। तो लार ग्रंथि गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्बियानी, बाल्बियानी। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था सन 1881 में। बहुत इजी इसकी सन है, थोड़ा याद करने में मुझे आसानी थी। ठीक है, 1881 में। तो क्यों भाई 1881 में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसकी खोज की थी। ठीक है, और किसमें की थी, डिप्टेरियन गुणसूत्रों। ठीक है, डिप्टेरियन कीट जो थे उनमें इसका अध्ययन किया था। चलिए बात कर लेते हैं। पहली बात, ये जो आपके पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो हमेशा दो समजात अवस्था में मौजूद होते हैं। ठीक है, दो समजात गुणसूत्रों के द्वारा ये बनते हैं। पहली बात, कैसे बनेंगे, ये है पहला गुणसूत्र, ये भी गुणसूत्र, लेकिन ये समजात है, जो यहां है वो यहां है। ठीक, दूसरी बात, इनमें ये मैंने बहुत आसान बना दिया, थोड़ा सा घूम फिर के बनता है बेचारा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका पॉलीटीन गुणसूत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमेशा इसमें दो बैंड बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, बैंड। बैंड मतलब हिंदी में बोलते हैं पट्ट। पॉलीटीन गुणसूत्र में दो पट्टों का निर्माण होता है। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं, आपका ये जो है ना, ये खाली सा जो दिख रहा है, ये है इंटरबैंड्स, और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ बैंड। ठीक है, बैंड और इंटरबैंड समझिएगा। ये जो है, ये वाले, ये होते हैं बैंड। ठीक, बैंड को हम हिंदी में शायद बैंड ही बोलते हैं, बता देती हूँ देखकर। हाँ, इन्हें बैंड ही बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, बैंड। वही बैंड के बीच का जो ये स्थान होता है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं इंटरबैंड। इंटरबैंड को बोला जाता है अंतरबैंड। तात्पर्य है बैंड के बीच का जो अंतर है, बीच की जो स्पेस है, बीच की जगह है, उसे क्या नाम दिया है, इंटरबैंड। ठीक है, अंतरबैंड। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपका बैंड होता है, ठीक है, ये होगा क्रोमैटिक प्रकार का। कैसा होगा, क्रोमैटिक प्रकार का होगा, और ये आपका अक्रोमैटिक प्रकार का होगा। रीजन बताऊंगी क्यों। देखिए, क्रोमैटिक मतलब जहां पर स्टेनिंग ज्यादा गहरी हो। अभिरंजन अगर हम इस गुणसूत्र का करेंगे ना, अभिरंजन तो समझते हैं, स्टेनिंग तो सबने की होगी 12th में, है ना। तो अभिरंजन, अगर हम अभिरंजन की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें अगर हम अभिरंजित करेंगे, तो ये बैंड जो है, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा गहरे अभिरंजित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, गहरे अभिरंजित। ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने इसको बहुत गहरे उससे इस तरह से कर दिया। ठीक है, जबकि जो अंतर बैंड होते हैं, ये अभिरंजन करने के बाद ये बहुत कैसे हल्के अभिरंजित होते हैं। आपको क्या लगता है, एक सेकेंड, आपको क्या लगता है, ये जो अंतर बैंड है, इनमें कोई बैंड उपस्थित नहीं है, बताती हूँ। ये जो मैंने आपको एकदम खाली स्थान से दे रखे हैं ना, ये खाली नहीं होते हैं, यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से रहते हैं, बहुत हल्के हल्के बैंड, बहुत हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के। इसकी जब अभिरंजन करेंगे ना, तो ये बहुत हल्के तरीके से अभिरंजित होंगे,
और जबकि ये बहुत सघन होने की वजह से बहुत गहरे प्रकार से अभिरंजित हो जाते हैं, ठीक है। वहीं ये जो बैंड होते हैं क्लास, ये वंशागत होते हैं। कैसे होते हैं? वंशागत। और ये अवंशागत होंगे आपके, ठीक है। समझ में आया बैंड और इंटरबैंड में अंतर? टाइम है अभी तो, ठीक है, ठीक। बैंड और इंटरबैंड क्लियर हुआ। कभी कभी क्या होता है, ये जो बैंड वाला स्थान होगा, ठीक है, इन पॉलीटीन गुणसूत्रों में ये बैंड वाले स्थानों पर कभी कभी कुछ उभार बनने लगते हैं। क्या बनने लगेंगे? उभार। उभार समझते हैं ना आप? तो उभार बनने की वजह से, जैसे यहां बन गया सपोज करो, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये बैंड वाला हिस्सा है, बैंड वाले हिस्से में कुछ उभार बनते हैं, ठीक है, जगह 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 जगह, लेकिन मैं सिर्फ एक ही जगह बता रही हूँ, ठीक है। जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? बात क्या हो रही थी? मुझे लगा शायद इसका नाम बता रहे थे, इसलिए पूछ रही हूँ। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, उभार जो आप देख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं पफ। पफ, ठीक है ना। पफ का निर्माण होता है बैंड वाले स्थान पर अगर उभार बनता है तो, ठीक है। ये जो पफ है इन्हें हम बोलेंगे या तो बाल्बियानी पफ, ठीक है, क्योंकि बाल्बियानी ने तो खोज की थी पहले। दूसरी बात, इन्हें हम बोलेंगे क्रोमोसोमल पफ। ये तो पफ बन रहे हैं आजकल लड़कियों के लिए, तो वैसे ही पफ आते हैं जो हेयर्स में लगाने के होते हैं, पफ वही होते हैं, बस एक तरीके से उभार बन गए उसमें, ठीक है। तो उसमें पफ जैसी ही संरचना हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? बाल्बियानी पफ या फिर क्रोमोसोमल पफ। बाल्बियानी पफ क्यों कहते हैं? क्योंकि बाल्बियानी ने खोज की थी पॉलीटीन गुणसूत्र की। क्रोमोसोमल पफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम में बनने वाले पफ हैं, क्रोमोसोम में बनने वाले उभार हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके क्रोमोसोमल पफ। इनकी एक स्पेशलिटी होती है एक्चुअली, ये जो पफ बन रहे हैं ना, इनकी एक स्पेशलिटी है कि इसमें mRNA का निर्माण होता है। क्या है स्पेशलिटी? इनमें mRNA का निर्माण होता है, ठीक है ना। समझ में आया? कोई परेशानी?